मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का भी ख्वाब ही रहता है, लेकिन यू हैव बीन वर्किंग विद देम, तो ये कैसे पॉसिबल? यूएस प्रेसिडेंट जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनको फंड्स की ज़रूरत होती है और हमारी कम्युनिटी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है उसके अंदर। पढ़े लिखे लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उनको उनकी मतलब की जॉब नहीं मिलती यूएस में, और वो ऑड जॉब्स करने पे मजबूर होते हैं। जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं वो यूएस में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। अगले 5 साल के अंदर कौन से बिजनेसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि अगर उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो वो बूम पकड़ेंगे और उसके अंदर से एक अच्छी रिटर्न मिलेगा और एक अच्छा आपको ग्रोथ मिल सकता है? ये भी एक नया बिजनेस है। यूएस के अंदर बिजनेस करना इजी था। एक जो टीडीएस जॉब शायद वहाँ पे कोई गोरा या दूसरी नेशनलिटी का बंदा कर रहा होगा 10 घंटे में, हो सकता है पाकिस्तानी उसको 5-6 घंटे में कर ले, क्योंकि वो पाकिस्तानी स्कैम्स में इतना आगे क्यों है? पाकिस्तानी क्रिएटिव बहुत है। पाकिस्तानी जेन जी के आजकल के हीरोज फैमिली व्लॉगर्स हैं, जबकि अगर आप यूएस के साथ कंपेयर करें या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो उनके हीरोज शायद इलॉन मस्क होगा, स्टीव जॉब्स होगा, गूगल का सीईओ होगा। क्या वजह नजर आती है? आने वाले टाइम पे आप काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को पॉलिटिकल पोस्ट्स पे देखेंगे जो कि हैवी पोजीशंस पे रन कर रहे होंगे। इतने पॉजिटिव कैसे? ज़रूरी है, रहना पड़ता है, क्योंकि आज सुनो पैसा पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ उज़ैर हसन मौजूद हैं। उज़ैर हसन एक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट है। उज़ैर हसन ने इस पॉडकास्ट के अंदर बताया कि उन्होंने किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इलेक्शन कैंपेन में हेल्प आउट किया और वो किस तरह यूएस की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुंसलिक है। उन्होंने पाकिस्तानी यूथ को मोटिवेट भी किया कि वो किस तरह पॉजिटिव रह सकते हैं और यूएस के अंदर किस तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपके लिए है, इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखिएगा। हर पाकिस्तान की ख्वाहिश होती है कि यूएस एम्बेसी तक पहुंचा जाए, एंड यू बीन डूइंग बिजनेस इन यूएसए फॉर पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो हमारे नाजरीन जो उज़ैर हसन को नहीं जानते वो जानना चाहते हैं कि हु इज़ उज़ैर हसन और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे यूएस तक पहुंचा? सो एक्चुअली देयर वाज अ लीगल प्रोसेस जो होता है, इमिग्रेशन का प्रोसेस था। स्टार्टेड फ्रॉम 2001। फैमिली ने अप्लाई किया था। देयर वाज पार्ट ऑफ फैमिली दैट वाज लिविंग ऑलरेडी इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो उन्होंने अप्लाई किया था। 2013 2014 में इंटरव्यू हुआ। वी वेंट ओवर देयर। आई वाज नॉट कन्विंस्ड इनफ बाय माय डैड कि वहाँ पे मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी हैपनिंग सी लाइफ थी। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब यहीं से हुआ था। दोस्त सब यहीं पर ही थे, एंड इनफैक्ट काफ़ी जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। तो बड़ा डिफ़िकल्ट था, एंड स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड आपकी अगर लाइफ में बहुत ही कोई हसलिंग बसलिंग चल रही हो यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं बाहर मूव करने के लिए। मेरी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी लोगों से, क्योंकि बाकी जो मैंने ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देखे हैं जो मूव कर रहे होते हैं, उनका मेन रीज़न होता है कि वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब्स, वर्क लाइफ या जो फैमिली लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए मूव कर रहे होते हैं। हमारा जो इनिशियल स्टेज था वो इससे थोड़ा सा हटके था कि ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आई है उसको अवेल करना चाहिए, लेट्स मूव एंड एक्सप्लोर थिंग्स। तो इनिशियली डैड को बड़ा मुश्किल हुआ हमें कन्विंस करना, मेरी और मेरी मॉम को, कि वहाँ पे चलें, क्योंकि मेरा भी सर्कल वैसे ही था, अम्मी का मिलना मिलाना भी वैसे ही था। यहाँ पे रिलेटिव्स बहुत थे, भाइयों से बहनों से बहुत क्लोज थी वहाँ पे अम्मी। तो ये इस तरह स्टार्ट हुआ कि मूव हो गए। कंपेयर करें अगर हम वहाँ की लाइफ को यहाँ की लाइफ से, तो मैं हर एक जो देखने वाले हैं उनको बोलूँगा कि इनिशियली आप जिस भी कंट्री में जाएं, इर्रिस्पेक्टिव कि वहाँ पे आपके जानने वाले हों नहीं हों, आपका एक स्लाइट डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि आप एक जगह से मूव करते हैं। ऑब्वियसली बात है। तो जब थोड़ा थोड़ा आपको टाइम गुजर जाता है वहाँ पे, आप वहाँ के यूज्ड टू हो जाते हैं, आप थोड़ा सा अडाप्ट कर लेते हैं वहाँ की चीज़ें, फिर आपके लिए ईजी हो जाता है और फिर आप सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनिशियल जो था मेरा भी यही था, गया वापस आया, फिर फाइनली डिसाइड किया अब क्या मूव करना है, तो वो एक बड़ा फ़ैसला था। फिर फाइनली मूव कर गए वहाँ पे। इनिशियली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ी नहीं कि करनी चाहिए। फिर जब देखा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अपने लिए भी करना चाहिए, कुछ अपनी फैमिली के लिए भी देखना चाहिए। सो देन आई डिसाइडेड कि एक्सप्लोर करें कुछ चीज़ों में। स्टार्टेड अ मॉर्निंग शो एज़ वेल ओवर देयर फॉर अ साउथ एशियन टीवी नेटवर्क, एंड मेरी जो पब्लिक रिलेशनशिप थी वो हमेशा से एट पार थी, पाकिस्तान में भी और यूएस में भी। तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया इनिशियली, कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप करने में, रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, हेल्प लेने में, क्योंकि अक्सर हमारे जो लोग हैं वो इसमें थोड़ा सा लैक करते हैं, जिसकी वजह से वो जिस स्टेज पे होते हैं हो सकता है वो उससे पहले पहुंच जाएं, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है इनिशियली। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन इज़ अ बिग थिंग।
इज़ अ बिग थिंग एंड आजकल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कम्युनिकेशन। मेरा ख्याल है एजुकेशन भी मैटर करती है, एजुकेशन के साथ उतना ही रोल कम्युनिकेशन का भी है। तो उज़ैर, आप यूएस के अंदर कौन से मल्टीपल वेंचर्स कर रहे हैं, कौन से बिजनेसेस हैं आपके वहाँ पे? और जिस तरह मैं आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, मैंने आपके पिक्चर्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी देखी, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी देखी, वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ देखी। तो ये किस तरह इतनी सक्सेस मिली, इतने, क्योंकि मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का भी ख्वाब ही रहता है, लेकिन यू हैव बीन वर्किंग विद देम, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन के थोड़ा फर्स्ट पार्ट की तरफ आऊँगा कि व्हाट आई डू एक्चुअली। आई हैव अ डिजिटल एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि यूएस में इस वक्त रन हो रही है, एंड कुछ अलग दुनिया के ममालिक हैं जिसमें कुछ सोल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिजिटली लोगों को एंड क्लाइंट्स को एंड दोस्तों को। तो उधर से ये जर्नी स्टार्ट एज हुई थी, एंड अब उसमें डिफरेंट एडवांसमेंट्स आ रही हैं। हमने उसको एज अ डिजिटल मीडिया चैनल भी लॉन्च किया है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज भी अपलोड हो रही होती हैं, जो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है मैक्सम। एंड उसके अलावा कुछ जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, उनको हेल्प कर रही होती है टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस इन अ वे कि उनकी जो कैंपेनिंग डिज़ाइनिंग है या उनके जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी वो एफिलिएटेड हैं, उनके स्टांस के अकॉर्डिंगली कि उनको अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कैसी करनी है एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी इन नियर फ्यूचर, ये उसके ऊपर काम हमारी टीम कर रही होती है। वी हैव अ डिफरेंट फिल्मिंग क्रू एज वेल, जिसमें से हमारे एक तो दोस्त पाकिस्तान से हैं जो वहाँ पे हमें हेल्प कर रहे होते हैं इन चीज़ों के अंदर। उसमें हम कमर्शियल्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कमर्शियल्स बना रहे होते हैं। तो ये एक साइड है हमारी डिजिटल एजेंसी का। उसके अलावा जो दूसरा साइड है, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रियल इस्टेट ग्रुप जिसका नाम वन होम्स है। इट्स अ यूके बेस्ड ग्रुप एंड वो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन करती है। रिसेंटली उनके प्रोजेक्ट्स लाहौर में, इस्लामाबाद में हैं, एंड दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड इन दुबई एज वेल। सो आई एम द बिजनेस डेवलपमेंट वाइस प्रेजिडेंट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट ओवर देयर। तो ये कुछ ऐसे वेंचर्स हैं। उसके अलावा काफ़ी छोटे छोटे ऐसे वेंचर्स हैं जिसके अंदर आई एम ईदर अ कंसल्टिंग पार्टनर या ईदर आई एम अ स्लीपिंग पार्टनर, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर मुझे लगता है कि पोटेंशियली आगे जाके स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो अगर मैं उसके अंदर पार्ट नहीं ले सकता, सो सम ऑफ माई पीयर ग्रुप्स जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको मैं उसके अंदर इन्वॉल्व करता हूँ, जो कि अक्सर इस तरह के इन्वेस्टमेंट वेंचर्स को देख रहे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये वाली चीज़ होगी। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रेसिडेंट से मिलने का जिस तरह आप कह रहे हैं पॉलिटिशियंस को होता है कि हमें भी मिलना है, तो मेरे जहन में मेरे अंदर भी एक चीज़ थी कि आई वांटेड टू मीट सम ऑफ द प्रेसिडेंट्स, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के इस वजह से क्योंकि वी हैव बीन हियरिंग स्टोरीज़ अपने स्कूल टाइम्स में, कॉलेज टाइम्स में, वी हैव बीन सीइंग सम वीडियोज़ एंड फिल्म्स में भी उनको एक सर्टेन लेवल पे दिखाया जाता है, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट्स को। सो देयर वाज दिस थिंग जिसकी वजह से कुछ एक समझ लें कि मैनिफेस्टेशन की शायद घड़ी थी कि उस वक्त डिसाइड किया। देन कुछ रास्ते इस तरह बनते चले गए कि वहाँ पे अक्सर पॉलिटिकल इवेंट्स जो होते हैं उसके अंदर पॉलिटिशियंस तो होते ही हैं, लेकिन आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर इवेंट्स जहाँ पे प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स वर इनवाइटेड एज गेस्ट स्पीकर्स। आई वाज मोर इंटरेस्टेड टू लिसन देम रादर कि मैं एक पिक्चर अपॉर्चुनिटी उनके साथ ग्रैब करूं, क्योंकि वो वाली चीज़ भी लोग आजकल कर रहे होते हैं। आई हैव सीन मैनी पीपल कैशिंग दैट आउट कि उनकी एक पिक्चर अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने तस्वीर खिंचवा ली एंड देन दे आर शोइंग दैट के पिक्चर हो गई। मैं यूजली वो सेशंस अटेंड करने की ट्राई कर रहा होता हूँ। तो काफ़ी ऐसी जगहें हैं, वे मेरी डिफरेंट तस्वीरें हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिफोर द इलेक्शंस एज वेल, लेकिन उसके बाद भी डिफरेंट इवेंट्स में जहाँ पे उन्होंने स्पीकिंग सेशंस किए हैं, आई अटेंडेड दैट एंड काफ़ी जगहों पे उसकी स्टोरीज भी पोस्ट की हैं। लेकिन समटाइम्स आपको वैलिडिटी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती बजाय इसके कि व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के साथ भी की मैंने कि हम वहाँ पे उनके स्पीकिंग सेशंस अटेंड किए हमने, मीट एंड ग्रीट्स के बाद में हमें चांसेस मिले। वो बहुत एक शॉर्ट पीरियड होता है। मैं अक्सर लोगों को बता भी रहा होता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं तो आपकी कोई आधे एक घंटे की मीटिंग है, अनलेस यू आर हैविंग अ बिग बिजनेस वेंचर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, जहाँ पे आप उनके साथ इन्वेस्ट करें या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें या उनको डोनेट करें, तब वो शायद जाके आपको इतना टाइम देंगे जहाँ पे आप आधे एक घंटा बैठ के उनको एक्सप्लेन कर सकें अपनी चीज़ें। तो ये वाली जो मुलाकातें होती हैं बहुत ब्रीफ होती हैं, लेकिन इसमें आप अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और अगर बार बार आपकी मुलाकात होती रहे, सो दे रजिस्टर योर फेस एज वेल। दे आर वेरी गुड विद दैट। आई हैव सीन मैनी यूएस प्रेसिडेंट्स हैविंग वेरी शार्प मेमोरी। इफ़ यू मीट देम वंस और ट्वाइस, सो दे रिमेंबर यू इन अ वे कि अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ी सी एक डिस्टिंक्टिव फीचर होगा, इस वजह से वो आपको थोड़ा सा पहचानते हैं अगर आपकी मुलाकात फ्रीक्वेंट हो जाए उनसे।
तो बस यहाँ से था एंड मुलाकातें हुई एंड उसके बाद कुछ सपोर्ट भी किया गया उनको हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, विच ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ सपोर्ट अ लॉट, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन्स हों, उनको दिल खोर के सपोर्ट करते हैं, उनकी फंडिंग में काफ़ी मदद करते हैं। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि काफ़ी पाकिस्तानी जो है सपोर्ट करते हैं फंडिंग के लिहाज से, तो लोगों को शायद नाइव लगेगी ये बात कि पाकिस्तान के इस तरह के हालात हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनको फ़ंड देते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनको फंड्स की ज़रूरत होती है और हमारी कम्युनिटी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसी है। ये भी नज़र भी आता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो अगर पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो वो जिस खान का दौर था, बहुत इन्वेस्टमेंट आई ओवरसीज़ पाकिस्तान की तरफ से और बड़ी एक मोहब्बत दिखाई गई, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है बैक ऑफ हो गया। कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन के यूएस के अंदर बिजनेस करना इजी था? देखिए यूएस के अंदर जो है ना हर चीज़ बिज़नेस फ्रेंडली, मैं इन अ वे कहूँगा कि वहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ इजी है। अभी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि मुझे कंपनी ओपन करनी है, जब आप फैसला ले लेते हैं कंपनी ओपन अब मुझे करनी है, और कंपनी खुलने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा है। मतलब आप डिसाइड करते हैं यू कैन ओपन अ कंपनी, आप एक एलएलसी खोल सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट सब चीज़ें विद इन फ्यू आप कह सकते हैं विद इन फ्यू आवर्स आप चीज़ें ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कंपनी खोलना वहाँ पे बहुत आसान है। तो इस वजह से जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है कोई भी अपना वेंचर लॉन्च करना, और अगर उनके पास कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट तो नहीं, एक इनिशियली इन्वेस्टमेंट हो उसको वो लेके चल सकते हैं आगे। इस तरह का माइंड फ्रेम, मैं क्योंकि टेक्सास में रहता हूँ तो वहाँ पे टेक स्टार्टअप्स टाइप तो फिर भी कम है, रुझान ज़्यादातर लोगों का वहाँ पे, क्योंकि इट्स मोर लाइक कन्वीनियंस एंड रिटेल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। वहाँ पे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्तों के सेलफोन स्टोर्स हैं, गैस स्टेशंस हैं, तो वहाँ पे फीचर ज़रा ज़्यादा और थोड़ा सा एटीट्यूड भी इस तरह का है कि लेट नाइट बाहर बैठना, जागना, चाय शाय, ये माहौल है। कंपेयरिंग इट टू सिलिकॉन वैली, आप सैन फ्रांसिस्को की बात करते हैं तो वहाँ पे इवन अगर आप किसी शॉप के अंदर भी जाएंगे, कोई आप नॉर्मल खाना खा रहे होंगे तो वहाँ पे सिर्फ स्टार्टअप्स की बात हो रही होंगी, इनोवेशंस की बात हो रही होंगी, टेक्नोलॉजी की बात हो रही होंगी। तो यूएस भी काफ़ी सेगमेंटेड है, कुछ बहुत एडवांस है, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनको शायद सेलफोन चलाना भी नहीं आता हो, बेसिक सेलफोन शायद वो अभी भी कीपैड वाले यूज़ कर रहे हो। तो अक्सर लोग समझते हैं कि अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो हर कोई बहुत ही हाईटेक है या हर कोई टेक सेवी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह यहाँ पे कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट है, वहाँ पे भी इस तरह का कॉन्ट्रास्ट है, और बाकी दुनिया में जिस तरह ममालिक हैं तो हर जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इनफैक्ट जब इतना बड़ा मुल्क हो तो स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी, अमेरिकन्स कितने वेलकमिंग है पाकिस्तानीज़ की तरफ? मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, और वहाँ पे जो मैंने देखा है इनफैक्ट कुछ स्टेट्स को छोड़ के, बल्कि वेरी स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि अमेरिकन्स बहुत प्राउडी हैं, या स्पेशली जो यूएसए से बिलोंग करते हैं उनके अंदर एक एटीट्यूड है, ईगो है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा इस बात को निगेट करूँगा इन अ वे कि अमेरिकन जो है, आई हैव सीन देम, दे आर वेरी हम्बल इन अ वे कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी शायद आपको ज़्यादा एटीट्यूड में नज़र आए व्हेन दे आर एट अ सर्टेन लेवल। गोरा जो होगा उसकी नीड्स वही रहती हैं, चाहे वो जितना बड़ा भी हो जाए, चाहे वो मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहा हो, कुछ एक आध चीज़ उसकी लाइफ में तब्दीली आती है, लेकिन टेक्निकली ठीक है, उनके पास वो नॉनी चीज़ें ऑप्शंस इस तरह की देखी नहीं, या हो सकता है इनिशियली जब वो ग्रो कर रहे हो अपनी फॉर्च्यून को तो उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। बजाय अगर आप कंपेयर करें किसी साउथ एशियन को, साउथ एशियन इस तरह, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको इंडियन्स भी काउंट करवाऊंगा, पाकिस्तानीज़ भी, नेपालीज़ भी, बांग्लादेशीज़ भी, जब उनका इनकम ग्रुप बढ़ता है तो आपको एक उनका स्टेटस फील होता है, उनकी जो जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं वो चेंज होती है, उनकी गाड़ियाँ चेंज होती हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है, जो कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो गोरों में काफ़ी कम है। वो हो सकता है, हमने अक्सर ऐसी मिसालें देखी हैं कि इलॉन मस्क ने एक सर्टेन टाइम पीरियड तक एक एवरेज गाड़ी चलाई है जबकि वो उस वक्त तक बिलियनियर बन चुका था। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे जो एक्शंस हैं वो हमेशा से ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर डूइंग, विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल। मैं इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं समझता हूँ कि इफ़ यू आर अर्निंग समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ तो आपको अपने ऊपर भी वो पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि इससे आप मज़ीद मोटिवेट होंगे लोगों की हेल्प करने के लिए या अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाने के लिए। जब अपना लाइफस्टाइल आप बेहतर बनाएंगे, आपको लगेगा आपके जो आसपास वाले लोग हैं या आपके लिए जो काम कर रहे हैं, आप उनका भी लाइफस्टाइल अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ अकेले ग्रो कर रहे हैं और आप दूसरों को जो है बिल्कुल ही बिलो द पॉवर्टी लाइन रखें। आप ग्रो करते हैं, आपके साथ और भी लोग ग्रो कर रहे होते हैं, एंड दैट्स हाउ सिस्टम इज बिल्ट। पाकिस्तान की जो ब्रेन ट्रेन की जो गेम थी बड़ी स्ट्रांग रही है पिछले कुछ सालों में, और ये बढ़ती रही है
जी। मतलब कि ये रेशियो कम नहीं हुई, हर साल ऊपर ही गई है। हर पाकिस्तानी की कोशिश होती है या तो कनाडा चला जाए, यूएस चला जाए, यूके चला जाए या ऑस्ट्रेलिया चला जाए, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए, एक बेटर करियर के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए। एब्सोल्युटली। डू यू थिंक इज दिस अ गुड थिंग? देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, इट्स अ गुड थिंग एज वेल एंड इट्स अ बैड थिंग टू। गुड थिंग इन अ वे कि ये जो ब्रेन ड्रेन वाली चीज़ है ये काफ़ी ममालिक में होती है, एंड माइग्रेशन इज़ नेसेसरी इफ़ यू थिंक कि अगर आपको लगता है कि एक ज़मीन आपके लिए तंग हो रही है या आपको और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए तो आपको बिल्कुल माइग्रेट कर जाना चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अ कंट्री एंड आपके पास एक सर्टेन एक्सपर्टीज़ थी जो शायद यहाँ पे आप वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, आपने वो चीज़ बाहर जाके यूटिलाइज़ की और आप एक सर्टेन स्ट्रेचर, एक सर्टेन लेवल पे पहुँच गए, फिर आपका काम ये है कि वापस आप किस तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। हमने ये देखा कि काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर बाहर गए तो वो इन अ फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस सपोर्ट कर रहे होते हैं कंट्री को। हो सकता है अगर वो यहाँ पे रहते तो इस तरह कंट्रीब्यूट इकोनॉमी में नहीं कर पाते जितना वो बाहर रह के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने क्रिएट की यहाँ पे लोकल्स के लिए कि जब वो यहाँ पे पैसा भेजना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ उनके पेरेंट्स का। आई एम टॉकिंग अबाउट जीसीसी कंट्रीज़ एज वेल, कि वहाँ पे हमारी ज़्यादातर लेबर क्लास भी जा रही होती है, इंजीनियर्स भी जा रहे होते हैं, एक आम कोई स्किल वाला बंदा भी जा रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है कि वो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जो बैक होम उनकी फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जब रेमिटेंसेस भेजते हैं तो हमें हमारी इकोनॉमी जो है साथ साथ ग्रो कर रही होती है। कुछ ऐसे टेक सीईओज हमने देखे हैं कि वो टेक सीईओज बने यूएस के अंदर और वापस वो इंडिया गए। मैं इंडियन सीईओज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न्स डेवलप किए हैं इंडिया के अंदर, लेकिन पढ़ा हुआ उन्होंने हार्वर्ड से है या आईवी लीग्स में से, इन सारी यूनिवर्सिटीज से किया हुआ है। तो आप रेसिप्रोकेट किस तरह करते हैं, आई गेस वो मैटर करता है। एक दफ़ा आप चले गए, ठीक है, आपने अपने बारे में सोचा, एक सर्टेन टाइम बाद मैं हर एक को बोलता हूँ कि जब आप एक सर्टेन इनकम लेवल पे या एक सर्टेन ग्रुप पे पहुँच जाते हैं फिर आपके अंदर वो फिलैंथ्रोपिक चीज़ आती है, फिर आपके अंदर एक जज्बा आता है कि मैं जिस मुल्क को छोड़ के आया था चलो वहाँ पे जाके देखते हैं अब क्या हो रहा है। शायद उस वक्त मैं जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बेहतर, अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर है, अब मेरा हाथ खुला हुआ है, अब हो सकता है मैं और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है। एक अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस को ही ले लें, इट हैज़ एक सुपर पावर रही है काफ़ी अरसे तक। मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूँ कि अब वो शिफ्ट हो रही है वो सुपर पावर शायद, जो कि अनक्लेम्ड है अभी तक, लेकिन हो जाएगी। बट स्टिल यूएस के अंदर जो एक्सपोजर है वो अगर आप वो एक्सपोजर लेके अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो यू विल बी आई गेस 10 स्टेप्स अहेड। यहाँ के जो टेक्स के सीईओज हैं या जो यहाँ के जो कंपनीज जो रन कर रहे हैं, स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, उनसे आप काफ़ी आगे होंगे। लेकिन एक चीज़ देखी जाती है कि जो ब्रेन ड्रेन करके हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान से, और जो लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनको उनकी मतलब की जॉब नहीं मिलती यूएस में, और वो ऑड जॉब्स करने पे मजबूर होते हैं यूएस में। तो इसकी क्या रीज़न आपको नज़र आती है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरे करीबी कुछ लोग हैं जो यहाँ से यहाँ पे इंजीनियरिंग करके गए हैं या यहाँ से डेंटिस्ट बन के गए हैं, डॉक्टर्स बन के गए, और वहाँ पे जाकर उनको ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए जो ये प्रोफेशनल करियर्स का आप जो जिक्र कर रहे हैं, यूएस में एक डॉक्टर जो है वो काफ़ी अरसे बाद बनता है। तो अगर आप एमएलईज यूएस एमएलईज क्लियर नहीं करते हैं तो काफ़ी ऐसे, मेरे खुद अपने दोस्त हैं जो कि यहाँ से कंप्लीट डॉक्टर बन के गए लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। वो कुछ हो सकता है ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ को मॉनिटर कर रहे हों। ये मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि जो लोग अभी प्लान बना रहे हैं यहाँ से बाहर शिफ्ट होने के लिए, और जो लोग यहाँ से यूएस या कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक इमेज क्लियर हो, क्योंकि यहाँ से तो लोग बड़े ख्वाब बना के जाते हैं कि वहाँ तो जाते साथ ही मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और मैं बहुत अच्छा अर्न करने लग पाऊंगा, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। जब रियलिटी हिट करती है तो वो इट हिट्स हार्ड। देखिए मुझसे भी जब लोग पूछ रहे होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप अपना जहन इस तरह बना के आएँ कि आपको अगर अपनी सिमिलर फील्ड में कोई जॉब नहीं मिलती है तो आप डिसहार्ट नहीं हो और आपके पास कोई एक और ऑप्शन हो कि आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ऑड जॉब्स करें। अगर आपका एक सर्टेन वे ऑफ लिविंग था यहाँ पे, या आप एक सर्टेन पढ़ाई करके वहाँ पे गए हैं यूएस के अंदर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन अच्छी हैं, तो आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। और हो सकता है अगर आप सेम प्रोफेशन में रहते यहाँ पे आके, आप हो सकता है कम अर्न करते। आप अगर प्रोफेशन शिफ्ट करते हैं, इनिशियली हमारे जो लोग यहाँ से जाते हैं वो काफ़ी चीज़ों, एक तो फैमिली मूव कर रहे होते हैं, ख़ुद मूव हो रहे होते हैं, उनको बैक अपने होम में फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप फर्स्ट डे ही आपको अपनी मनपसंद जॉब मिल जाएगी। तो जब वो आपको जॉब नहीं मिलती है, आप सोचते हैं कि मुझे अभी कमाना तो है, मुझे अपने खर्चे भी निकालने हैं, इस वजह से वो ऑड जॉब्स की तरफ जाते हैं कि चलो स्टार्ट तो करते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़
बहुत दफ़ा देखी है कि जिसके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत होती है वो उन और जॉब्स को हो सकता है कुछ अरसे करे। मेरे अपने एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं, उनका नाम तनवीर अहमद साहब है। उन्होंने इनिशियली KFC में एज जॉब की थी जब वो मूव किए थे 1980s लेट 80s के अंदर, बल्कि इनफैक्ट 88, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। राइट नाउ ही ओन्स 200 plus KFCs maybe and 100 plus Pizza Huts. He started as a maybe chicken vendor in KFC, लेकिन उनकी जो सलाहियत थी उन्होंने उसको ग्रूम किया, वो वहाँ पे मैनेजर बने, फिर वो उन ब्रांचेस के हेड बने एंड ये अपीयर्ड इन मेनी पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़। तो ये उनकी एक सक्सेसफुल जर्नी है कि उन्होंने अपने आप को, अगर वो चाहते, अगर वो ईज में रहते, तो जब वो मैनेजर बन गए थे उस रीजन के, वो बोलते हैं मैं 10-20 हज़ार डॉलर जो है अर्न कर रहा हूँ, अब आई गेस मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी है। लेकिन जो स्ट्राइविंग थ्राइविंग नेचर है आपकी, बॉडी लैंग्वेज है आपकी, आपके अंदर आगे बढ़ने की जो लगन है, वो अगर है आपके साथ तो आपको कोई भी उस पोस्ट पे रोकेगा नहीं। आपके साथ खुद मैं लोगों को देखता हूँ कि गैस स्टेशन पे अक्सर लोगों को ईमानदार लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं। तो अगर आप एक गैस स्टेशन ओनर जो कि एक देसी है उसके यहाँ काम कर रहे हैं, वो खुद आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र करे क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है लेकिन उनके पास सही ऑपरेटर्स नहीं है अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए। तो असल गेम है ट्रस्ट का। अगर आप किसी का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तभी ही आप कुछ कर सकते हैं। आप किसी का ट्रस्ट बिल्ड करके आप हो सकता है उसके दूसरे गैस स्टेशन में आप पार्टनर बन सकते हैं। हो सकता है उससे जो आपको एक्सपीरियंस गेन हो, तीसरा गैस स्टेशन आप खुद खोल लेंगे विद इन नो टाइम। लेकिन उसके लिए आपको क्या रखा, आपने कंसिस्टेंसी रखी, आपने अपनी ऑनेस्टी के साथ काम किया उस जगह पे, आपने अपने आप को प्रूव किया जिसकी वजह से आपको उसने ट्रस्टवर्दी समझा। हो सकता है आपने 6 महीने एक सर्टेन उसके ऊपर काम किया, एक सर्टेन सैलरी के ऊपर काम किया, लेकिन लेटर ऑन आपने एक इतना बड़ा ट्रस्ट गेन किया जिसकी वजह से आप एक बिज़नेस के पार्टनर बन गए जो कि शायद पाकिस्तान में भी आप नहीं बन पाते। अगर आप बिज़नेस का लोन लेते, यहाँ पे आपके पैसे डूब जाते, तो एक ऐसी फॉरेन कंट्री जिसने आपको एक्सेप्ट किया, आपने वहाँ पे अपनी एक विद इन नो टाइम एक पहचान बनाई। अब जो आप उससे पैसे कमा रहे हैं वो शायद आप वापस अपने मुल्क में लाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे कोई अपने छोटे भाई को या अपनी फैमिली में किसी को एक छोटा बिजनेस करा के उसका एक स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप वहाँ से लाके यहाँ पे भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऐसी सिचुएशंस हैं भी। हाउ टू स्टार्ट द जर्नी पाकिस्तान से US तक पहुँचने की और एक अच्छा बिजनेस या एक अच्छी जॉब हासिल करने की, कुछ जर्नी तो आप थोड़ा सा उस पर एलैबोरेट कर सकते हैं। आज के दौर में अगर कोई जाना चाहता है US और वो उधर जाके सेटल डाउन हो जाता है और वो एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक अच्छा करियर और एक अच्छे पैसे कमाना चाहता है, तो वो किस तरह हो सकता है? देखिए, कोशिश करें सबसे पहले तो कि लीगली आएँ, बल्कि लीगली आप आएंगे तो आपकी इम्पोर्टेंस भी रहेगी, आप सिस्टम में इंक्लूडेड भी रहेंगे। आप वीज़ा अप्लाई करें। अक्सर लोग हमने देखा है कि जब वहाँ पे आते हैं वो अपना आए हुए विज़िट करने के लिए होते हैं, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं वो सोचते हैं कि अगर हम यहीं रुक जाएँ, हम अपना स्टेटस चेंज करें, तो देयर आर मल्टीपल वेज दे आर डूइंग दैट एज़ वेल। लेकिन अगर आप का वीज़ा फॉर इंस्टेंस नहीं लगता है तो आपके पास कोई ऑल्टरनेट कंट्री की अप्रोच होनी चाहिए। हो सकता है अभी नहीं लगा, आप किसी दूसरी कंट्री चले जाते हैं, वहाँ पे आपने थोड़ा सा भी काम किया, आप ट्राई करें, हो सकता है उस रीजन से आपका USA का वीज़ा आराम से लग जाए दोबारा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है। आपको किसी राउट के थ्रू हो सकता है वहाँ पे जाना हो सकता है इनिशियल राउट आपके लिए सूटेबल ना हो। देयर आर मैनी मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स आउट देयर इन फैक्ट जो कि पहली बार 3 बार USA के वीज़े रिजेक्ट होने के बाद वो डिफरेंट कंट्री में जाके उन्होंने कुछ काम किया, फिर वहाँ से उन्होंने अप्लाई किया, फिर उन्होंने रिजेक्शन आई, चीज़ें करते हुए वो वहाँ के सिस्टम का पार्ट बने एंड राइट नाउ दे आर लीगली लिविंग ओवर देयर, दे आर पेइंग टैक्सेस, हेवी टैक्सेस, उधर की इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपना जो उनका स्मार्ट सेंस था काम करने का। अगेन पाकिस्तानियों के अंदर बहुत एक अच्छी सलाहियत है काम करने की इन अ वे कि एक जो TDS जॉब शायद वहाँ पे कोई गोरा या दूसरी नेशनलिटी का बंदा कर रहा होगा 10 घंटे में, हो सकता है पाकिस्तानी उसको 5-6 घंटे में कर ले क्योंकि वो ईजीएस्ट वे ढूंढेगा उस काम को करने के लिए। तो ये हमारे अंदर एक बहुत अच्छी सलाहियत है जिसकी वजह से हमने देखा है जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं वो US में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। दी स्ट्रीट स्मार्ट लेकिन ढेर होशियार नहीं कि आप किसी की मासूमियत से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या किसी को धोखा दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपने काम में स्मार्ट है, आपने कोई ईजी वेज निकाले में, तो वहाँ का एम्प्लॉयर भी आपसे खुश होगा और आपको जो है इंक्रीमेंट्स या इस तरह की चीज़ें ऑफर करेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कंपेयरिंग द लाइफस्टाइल, करियर, फ्यूचर पाकिस्तान और US। लाइफस्टाइल देखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप वहाँ पे ऑफ कोर्स मैच नहीं कर सकते। कोई भी हमारी जो यहाँ की साउथ एशियन कंट्रीज हैं उससे US की है, दैट्स वाई पीपल मूव ओवर देयर।
लेकिन उनका सिस्टम देखें, रिलेटिवली जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे रहे दे आर न्यू बॉर्न कंपेयर टू अगर आप यूएस से करते हैं। एक 250-300 साल पुरानी कंट्रीज से आप कंपेयर कर रहे हैं, एक 70-65-60 साल 50 साल इस रीजन में जो कंट्रीज़ हैं वो इसी तरह ही हैं सबकी जो बर्थ ईयर्स हैं। तो वो इस तरह जो है बहुत मुश्किल है। एंड कंपेयर टू जो अब यहाँ पे जिस तरह लोग हैं, आपको ट्रस्ट करते हुए भी मुश्किल होता है अक्सर लोगों के ऊपर। आपके साथ फ्रॉड्स इतने हुए हुए होते हैं इन सारी जगहों पे, आपको स्कैम इतनी जगहों से किया हुआ होता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बजाय अगर आप कंपेयर करें इसको यूएस से, तो वहाँ पे जो ट्रस्ट लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड्स पे फॉल्स क्लेम्स होते हैं, किसी ने कोई चार्ज कर लिया क्रेडिट कार्ड, एंड हम सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को शायद कॉल के बगैर सिर्फ फ्लैग रिपोर्ट करते हैं एंड वो अमाउंट वो हमारे पास वापस आ जाता है राइट देयर एंड देन। इन्वेस्टिगेशन चलती है 20-25 डेज़ की किसकी गलती थी, लेकिन उस वक्त वो आपको फ़ौरन क्रेडिट दे देते हैं ताकि आप फैसिलिटेटेड रहें। क्योंकि अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा, आप सोच भी अच्छा सकते हैं, आप जो है किसी भी ग्रोथ फैक्टर या आप कंट्री की इकोनॉमी के बजाय अपनी फैमिली लाइफ में भी आप सुकून में रहेंगे, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, आपको मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हैं कि ये चीज़ से मैं बिल्कुल बरी हूँ मैं। तो वो मैंने चीज़ यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे एक टेंस सिचुएशन रहती है। अक्सर लोग कभी कभार परेशान रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, कभी कभार जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कभी कभार जॉब मार्केट इस तरह का हो जाता है कि वो देखते हैं कि अच्छा इस जॉब के अंदर अगर हमारे पास पीछे 200 CVs पड़ी हुई हैं तो ये जो एम्प्लॉयज़ थ्रू आउट थ्रेटन ही रहेगा, तो क्यों ना इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी जाए, क्यों ना इसके ऊपर मज़ीद काम का लोड डाल दिया जाए। अच्छा, इसी वजह से अगर कोई अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉई है वो अपना बेस्ट नहीं देता कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो ये मेरे ऊपर शायद और काम इम्पोज कर देंगे। अगर मैं बताऊंगा कि जी मैं, जो कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है वैसे, कि अगर मैं एक चीज़ बहुत अच्छी कर रहा हूँ तो मुझे दूसरा काम भी दे देंगे, तुम ये भी करो। तो लोग अपने आप को अंडर प्ले करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वो स्किल होती है वो डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि उस स्किल को अगर आप यूज़ करते हो सकता है और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, लेकिन सिर्फ इस डर से कि मैं आज 7-8 घंटे में चला जाता हूँ घर वापस, हो सकता है मुझे 10-11 घंटे बैठना पड़ जाए, जो कि वो एक्स्ट्रा पे भी नहीं मिलेगी आपको, एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती। और उस वजह से क्या होता है कि आपका जो हिडन टैलेंट है वो हिडन नहीं रह जाता उसको वो एक्सप्लोर ही आप नहीं कर पाते। तो अब जब ये चीज़ यूएस में या बाकी जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे होती है तो उसको एक्नॉलेज भी किया जाता है। एंड उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो वो अपनी करिकुलर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर पार्ट लेता है। वो वहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब यही हमारे जो देसी वहाँ जाते हैं, ये एक फैमिली स्ट्रक्चर में रह रहे होते हैं, अपनी जॉब्स कर रहे होते हैं, वापस आते हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे होते हैं, तो एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा होता है, झगड़े कम हो रहे होते हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं वो इस तरह के झगड़े अपने माँ बाप में होते हुए नहीं देख रहे होते छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं, अक्सर मैं कराची से हूँ तो वहाँ पे कभी कभार एक ऑफिस से घर जाने में अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं तो आप वैसे ही एक चिड़चिड़ा बिहेवियर आपका हो जाता है, आप वैसे ही रूड हो जाते हैं। हो सकता है आप दोस्तों से मिलना भी नहीं चाह रहे हो कि मैं 2 घंटे करके आया हूँ अपनी जॉब, अब मैं मज़ीद निकलूंगा फिर ख्वारी होगी तो दफ़ा ही करो, मेरा रेस्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, आप मेंटली तौर पे कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एंड हो जाती है, फिर आप सिर्फ एक सर्कल के अराउंड लूप्स में घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ मैंने देखी है वहाँ पे कि इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे आते हैं तो उनका बैंक बैलेंस भी कंपैरेटिवली अच्छा होता है। जो करने वाले हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कुछ लोग यहाँ पे रह के ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। हो सकता है वो बाहर जाएँ अपना सब कुछ गंवा के आ जाएँ, उनके हो सकता है उनको समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग यहाँ के लाइफस्टाइल के हिसाब से ट्रेंड हैं, कुछ लोग बाहर के हिसाब से हैं। तो ये मिक्स एंड मैच है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप किस जगह पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं अपनी अर्निंग्स के लिए, किसी दोस्त को देख के नहीं, किसी फैमिली ग्रुप वाले को देख के नहीं, किसी प्रेशर के अंडर नहीं कि आपने बाहर निकलना है। उज़ैर भाई, आपको सिंस यू हैव अ ग्रेट मार्केट नॉलेज और आपका ऑब्वियसली एक्सपोजर एक्सपीरियंस इट्स वे बियॉन्ड, यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड एज वेल, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अब आने वाले टाइम के अंदर, अगले 5 साल के अंदर कौन से बिजनेसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि अगर उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो वो बूम पकड़ेंगे और उसके अंदर से एक अच्छी रिटर्न मिलेगा और एक अच्छा आपको ग्रोथ मिल सकती है? आप पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करते हैं, पहले देखिए पाकिस्तान के लिहाज से अभी यहाँ पे एक AI जो फील्ड है वो बिल्कुल अभी रिलेटिवली न्यू है। तो अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं कि आपको ख़ुद को AI आना चाहिए, आप किसी एक ऐसे बंदे से जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में,
डिफरेंट स्टार्टअप्स यहाँ पे भी बहुत सारे लड़कों ने बनाए हुए असल हैं। में मसला ये है पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट नो इफ यू नो, इधर यहाँ पे जाली कोर्स बहुत बेचे जाते जी हैं। जी 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 एब्सोल्युटली। कई बेशुमार लोग हैं जो जाली कोर्सेज बेच के तो आजकल वो ऑडीज पे और लैम्बोर्गिनीज पे घूम रहे हैं, लेकिन व्हाट्स द करेक्ट वे टू गेट टू वे? देखें ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट, मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम एक पूरी पॉडकास्ट कर सकते हैं जो यहाँ बिल्कुल पे कर सकते हैं। एक चीज़ हो रही है। अच्छा देखें, अच्छा वैसे, मेरे अच्छा, साथ अक्सर पता है क्या अपार्ट होता फ्रॉम है? दिस क्वेश्चन, जी जी एक क्विक क्वेश्चन, पाकिस्तानी स्कैम्स में इतना आगे क्यों है? देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी क्रिएटिव बहुत हैं, और जो उनकी क्रिएटिविटी का लेवल है जब वो यूटिलाइज नहीं होगा पॉजिटिव चीज़ों के अंदर, तो उनका जितना भी ये जो सारा क्रिएटिव नेचर है, उनका जो ब्रेन है, वो इन चीज़ों में यूज़ होगा। तभी आप देखते हैं कि इस तरह के यूनिक फ्रॉड्स, इस तरह के यूनिक स्कैम्स पाकिस्तानी नहीं, मैं साउथ एशियन लोगों की बात करूँगा स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे ख्याल स्कैम की तादाद शायद इंडिया में ज़्यादा होगी। दुनिया भर में जो प्रैंक कॉल्स या स्कैम कॉल्स या फिशिंग की चीज़ें होती हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट होती हैं, एंड इतना रियलिस्टिक होता है जिसकी वजह से करोड़ों लोग जो है एवरी ईयर अरबों डॉलर से महरूम हो जाते हैं। तो मैं यही वाली चीज़ बोलूँगा कि जब अपॉर्चुनिटीज़ आप किसी के लिए क्रिएट नहीं करेंगे, जब इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, उनका दिमाग या उनकी स्ट्रीट स्मार्टनेस तो अपनी जगह है, वो स्कैम जो है वो चलता रहेगा इस तरह का। क्योंकि पिछले दिनों जो यहाँ की साइबर क्राइम की जो ब्रांच है, FIA की जो ब्रांच है, उसने एक प्रॉपर एक ऑपरेशन ग्रे के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसके ऊपर वो स्पेशली सिर्फ ऐसे सेंटर्स पकड़े हैं जो फिशिंग और स्कैमिंग कर रहे हैं। वो सेंटर्स हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को खुद भी नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे हैं, बस बहुत उनको ये ज़रूरी पता है है कि उनको सिर्फ ये पता है कि हम किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं रात को, ठीक है, और महीने बाद हम 1.5-2 लाख का चेक उठा रहे हैं और वो अपनी एक लाइफ में मगन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जो कॉल कर रहे हैं जिस बंदे को, वो उसको उसके साथ वो क्या रहा है एट द एंड ऑफ द कॉल। तो ये एक बहुत आम प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर। कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर AI के अलावा? AI के अलावा जो फिज़िकल बिजनेसेस जो मैंने अभी देखे हैं यहाँ पे, उसके अंदर रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जो कि ऑफ कोर्स हमेशा से बूम कर रहा होता है, लेकिन मैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप होर्डिंग कर रहे हैं पैसों की ना। एक जगह, अब आप US में अगर देखेंगे तो किसी के पास अगर लैंड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, या उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई आपका प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसका जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं चाहते कि ये प्रैक्टिस में आए कि लोग जो है होर्डिंग करें। क्योंकि इकोनॉमी चलती ही इसी तरह है कि एक बंदा जो है अपने पास पैसे होल्ड नहीं करता, वो ये पैसे रोटेशन में रहते हैं, इसलिए वहाँ पे लॉयर्स के पास भी केसेस हैं, इसलिए वहाँ पे जो पुलिस है वो भी चालान कर रही होती है, लॉयर्स आपके लिए केस लड़ रहे होते हैं। रूफिंग इस तरह की है कि रूफ बनाने वाले के पास भी जॉब है, प्लम्बर के पास भी जॉब है, एक सर्टेन टाइम बाद आपकी ग्रिल रिप्लेस होगी, आपकी फेंस रिप्लेस होगी। तो इकोनॉमी उन्होंने इस तरह डेवलप की हुई है कि हर एक को काम मिलता रहेगा या मिल रहा होगा। कोई ऐसा किसी के पास स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें एक बंदा पैसे रोक के बैठा हुआ है किसी के ना सिस्टम के। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो बिजनेस में दैट्स फाइन, लेकिन अगर आपने सिर्फ जमा किए हुए हैं तो आप होल्ड कर रहे हैं, आप बेसिकली ब्लॉकेज बन रहे हैं इकोनॉमी को रन करने के लिए। हो सकता है यही पैसे आप किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज़ कर रहे होते, उस जगह पे डिफरेंट लोग एम्प्लॉयड हुए होते, वो अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहे होते, वहाँ से आप कितनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होते, वहाँ से जो आपकी टैक्स कलेक्शन होती आप हो सकता है ज़्यादा ही बना रहे होते कंपेयर टू व्हाट बैंक इज़ गिविंग यू राइट नाउ। तो इट्स गुड, सेविंग्स आर गुड, वेरी नाइस, लेकिन इसके अलावा आप ये सोचना चाहिए कि आप मोबिलिटी में रहें। कोई भी ऐसा बिजनेस देखें जिसके अंदर मोबिलिटी हो, ज़रूरी नहीं कि अपना सारा सरमाया किसी चीज़ के ऊपर लगा दें, लेकिन इस तरह में आपने सोचना चाहिए। कोई भी जबकि पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके पास जो भी पैसा आ रहा है आप उसको एक नुक्कर में लगाई जाओ और बस कुछ जोड़ी जाओ। मतलब कि आप वो उसको एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो या कुछ एक ऐसी इमूवेबल इन्वेस्टमेंट में उसको डंप कर दो उस पैसे को कि वो ना आपके काम के ना किसी और। कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड्स को जो है वो रियल एस्टेट लैंड की तरह बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है कि आगे जाके, और आप यकीन करें कि इस टाइम पे जो वो बड़ा नुकसान दिया जी बिलियनियर्स इस टाइम पे दुनिया के वो फार्म लैंड्स खरीद रहे हैं दुनिया के। हमारी जो कार्बन एमिशन है वो इतनी ज़्यादा है दुनिया भर में, जबकि पाकिस्तान का कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इस कार्बन एमिशन में, लेकिन स्टिल हमें ये जो क्लाइमेट चेंज है ये भुगतना पड़ रहा है इस टाइम पे दुनिया भर की वजह से। लेकिन हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, अभी आप देखेंगे अंबानी ग्रुप को या अदानी ग्रुप को इंडिया के अंदर,
उन्होंने डिफरेंट इस तरह के ग्रीन लैंड्स बना लिए हैं कि अगर आपका कार्बन एमिशन एक सर्टेन लेवल से ऊपर है तो आप अपने कार्बन आवर्स बाई करते हैं, एमिशन आवर्स आप उनसे बाई करते हैं इन अ वे कि आपको हो सकता है जितना आप पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उस हिसाब से आपने हर साल 200 दरख्त लगाने। तो 200 दरख्त वो अगर नहीं लगाएंगे तो जिसने 200 दरख्त लगाए हुए हैं तो वो उनको क्रेडिट करके देंगे कि जी हमने इनकी तरफ से इनका बैलेंस आउट कर लिया। ये भी एक नया बिजनेस है। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आपके पास अगर कोई लैंड है उसके ऊपर आप कोई इस तरह की ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, स्पेशली जो लैंड लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जिनकी ज़मीनें शायद वैसे ही पड़ी हुई हैं कुछ जगहों पे, वो वैसे ही छोड़ी हुई उन्होंने, अगर वो इसको इन कामों के लिए यूज़ करेंगे, बाहर से इनफैक्ट लोग आके इन्वेस्ट करेंगे आपके पास। बिल्कुल। अच्छा, क्रिप्टो के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, क्रिप्टो इज़ अ रियलिटी नाउ एंड वो हमने देखा है कि नहीं, पाकिस्तान में बिलाल बिन साकिब हैं जो कि क्रिप्टो काउंसिल के हेड बने हैं अभी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वकार ज़का इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वो इसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई काफ़ी अरसे से। वो चीख रहे हैं, वो गवर्नमेंट तक भी बात पहुंचाना चाह रहे हैं क्रिप्टो उसने की, क्योंकि देखें कोई भी नई चीज़ आती है ना तो हमने हमेशा देखा है, इट्स नॉट अबाउट क्रिप्टो, इट्स नॉट अबाउट वकार। जब भी कोई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल चीज़ आती है, जब माइक्रोफोन आया था लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किए थे पाकिस्तान के अंदर और भी काफ़ी ममालिक के अंदर कि ये पता नहीं ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह ही अब जब AI आया है तो उसके ऊपर भी है कि शायद यही दज्जाल है, यही कोई जो है वो अब नेक्स्ट जो है कोई बहुत बड़ा डिजास्टर अगर दुनिया में लाएगा तो वो AI लाएगा, विच इज़ AI इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। लेकिन आप उसकी, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, अगर आप किसी को अपना दुश्मन समझते हैं, आपको पता ही नहीं आपका दुश्मन की कैपेबिलिटी क्या है, तो आप उससे लड़ेंगे कैसे? तो आपको एक अपने एनिमी के फुटप्रिंट में आके सोचना पड़ेगा कि वो सोचता किस तरह है, वो क्या कर रहा है, ताकि आप उससे आगे जाके कम्पीट तो करें। हमने सोच लिया ये हमारा दुश्मन है, अब हमें पता ही नहीं, हो सकता है उसने बहुत अरसे में एक आर्म फोर्स बना ली हो, या हो सकता है उसके पास असले का इतना बड़ा ज़ख़ीरा हो, और आप हो सकता है अभी तक छड़ियों और तलवारों से लड़ रहे हो और आपको पता ही नहीं कि सामने वाला जो है वो मिसाइल्स बना के बैठा हुआ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने दुश्मन को भी अच्छे से जानना चाहिए। क्रिकेटर्स भी आजकल जो किसी भी कंट्री के खेल रहे होते हैं, वो अपने बॉलर को आने से पहले स्टडी करके आते हैं कि इस बॉलर का क्या पैटर्न है, इस बैट्समैन का क्या पैटर्न है, मैं इसको कहाँ बॉल कराऊंगा तो ये उसको 6 नहीं मार सकता, मैं इसको कहाँ जो है वो विकेट पे बॉल फेंकूंगा तो ये उसको रोक नहीं पाएगा। तो यू हैव टू नो एवरीथिंग। ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, तो आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप किसी बात पे आंखें बंद नहीं कर सकते इस टाइम के ऊपर, चाहे वो आपकी रिलेटिव फील्ड हो या नहीं हो। तो इसी वजह से मैं जब लोगों को कहता हूँ कि बिज़नेस क्या करना चाहिए, तो पहले देखें आपका क्या इंटरेस्ट है। अगर कल को वो बिजनेसमैन आपको बताता है मैंने ये चीज़ कर ली, आपको उस बिज़नेस की नॉलेज ही नहीं है, तो आप कहाँ से उसके लूप होल्स आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे हो सकता है वो चोरी कर रहा हो, या कहाँ पे हो सकता है वहाँ पे आपको जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा हो, वहाँ पे उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो जो भी बिज़नेस करें किसी भी चीज़ का, पहले उसके बारे में देखें, उस रिलेटिव फील्ड से लोगों से पूछें, 1 से नहीं 3 से पूछें। मैं कोई भी काम करने से पहले, अगर मैं जिस फील्ड में नहीं हूँ उसमें जा रहा होता हूँ, तो मैं 3 लोगों से पूछता हूँ उसके बारे में कि ये जो मैं कर रहा हूँ सही है, तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है। तो आपको एक ओपिनियन आएगा, कंसेंसस हुआ आपका, उसमें से आप एक एवरेज जो चीज़ आपको सिमिलर लगी तीनों लोगों में, वो आप अप्लाई करें अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन किसी एक के ऊपर रिलाई ना करें। अच्छा उज़ैर भाई, डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो ये क्या टर्म्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या बुलाएं हैं? देखें, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट जो है, अक्सर आपने देखा कि अब जो बिजनेसेस हैं उनके लिए फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अब डिजिटल फुटप्रिंट ज़्यादा मैटर करता है। एक रिटेल स्टोर, फॉर एग्जांपल एक जूते का स्टोर है, वो दिन में शायद 200 पेयर बेच लेता हो, 300 पेयर बेच लेता हो, लेकिन आपकी एक ऑनलाइन शॉप 2000 से 4000 जूते बेच सकती है विदाउट हैविंग एन एक्चुअल शॉप। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कि उस कस्टमर को आपको अपने पास कैसे लाना है, ये भी एक डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट का काम होता है। किस तरह आपके कंपेटिटर, वो भी एक जूते की शॉप चला रहा है, आपके पास भी एक जूते की शॉप है, उसका अगर आपकी डिजिटल नॉलेज उससे अच्छी नहीं है तो हो सकता है वो सारा आपका क्लाइंट भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, डिफरेंट एड्स लगा के या डिफरेंट लीड्स जनरेट करके। तो यहाँ पे डिजिटल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छी कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं, जिसमें उनकी रैंकिंग की वजह से जब भी कोई टूरिस्ट किसी कंट्री में आता है वो सर्च करता है कि सबसे अच्छा शवरमा या मेडिटेरेनियन क्यूजीन कहाँ पर है, तो उसके जो टॉप 3 सजेशंस आ रहे हैं वो बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें टॉप 10 में नहीं है, दो आपका खाना जितना भी अच्छा हो, तो आप लैग कर रहे हैं, आप बिजनेस लूज कर रहे हैं। तो ये नहीं है सिर्फ कि आपने अपने सोच समझ के बैठ गए जी मेरी चीज़ बहुत अच्छी है, खुद ही लोग आएंगे। अब आपको तो टॉप 10 में पहुंचना कैसे? टॉप 10 में पहुंचने के लिए आपको SEO की ज़रूरत पड़ती है, टॉप 10 में पहुंचने के लिए आपको रिव्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उस बिज़नेस से रिलेटेड
उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि जब कोई सर्च करे आपको, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्लाइंट तो चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए, वो आपके पास कहाँ से आ रहा है उसको सर्च करें कि आपका वो क्लाइंट डिजिटल से आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें जिधर से आपको ज़्यादा क्लाइंट आता है। पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल प्रैक्टिस है मोस्टली मोस्ट ब्रांड्स में, अब तो आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं और एक स्पेशली एक एजेंसी की खिदमत हासिल करते हैं, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है अराउंड 85 to 90% बिजनेसेस ऐसे हैं जो नहीं आना चाहते या नहीं आना चाहते और उनको पता ही नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी क्या मिस कर रहे हैं। तो उनको आप किस तरह कन्विंस करेंगे कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आना चाहिए, आपको रिव्यूज़ की ज़रूरत है, आपको SEO की ज़रूरत है, आपको एक डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट की ज़रूरत है। अगर इसको एज अ करियर अपनाना है डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट को, तो वो क्या पाथवे है, किस तरह आ सकता है? अच्छा, इस पे मैंने एक एग्जांपल दूंगा। मैंने देखा कि 2-3 यहाँ पे कुछ मिठाई की शॉप्स हैं और ड्राई फ्रूट्स की शॉप हैं जो कि शायद 50 साल से काम कर रहे होंगे, 40 साल से काम कर रहे होंगे। उनके जो बच्चे थे क्योंकि ये यूजुअली फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, तो जब उनके बच्चे बड़े हो रहे थे उन्होंने रियलाइज़ किया, वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, उन्होंने इंपॉर्टेंस देखी इस चीज़ की, उन्होंने पोटेंशियल देखा, उन्होंने एक डिजिटल मार्क बनाया अपने ब्रांड का। हो सकता है वो जो मिठाई का ब्रांड था वो 50 साल से तो काम कर रहा था, लेकिन अगले 10 साल उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल था, क्योंकि जो नए ब्रांड्स आप खोल रहे हैं उन्होंने अपनी प्रमोशन एंड पब्लिसिटी इतनी कर ली है कि आपकी मिठाई अगेन कि बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को, जो नए लोग हैं, जो जेनजी है या जो आपका कस्टमर था, अब उसके बच्चे जब बड़े हो गए उनको तो नहीं पता आप कितनी अच्छी मिठाई बेचते हैं, वो तो उस कलर थीम, वो उस एस्थेटिक्स की तरफ जाएंगे जो कि उनको अट्रैक्ट कर रही थी। उन्होंने इनोवेशन लाए अपनी ही ब्रांड के अंदर और उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा एंड उसको उन्होंने एज अ सेलिंग फोर्स बनाया कि हम इतने अरसे से ऑलरेडी आपको सर्व कर रहे थे, अब हम मज़ीद एस्थेटिक वे में आपको सर्व करेंगे। तो वो उन्होंने कम्पीट किया जो मॉडर्न वर्ल्ड था। पहले तो एग्जांपल ये हो गई कि आपके जो अपने ग्रुप्स में लोग हैं या जो आपका अपना इमीडिएट फैमिली सर्कल है, शायद वो आपको हेल्प कर सके। हमारी जहाँ तक बात है, इनिशियली हमें भी बड़ा मुश्किल होता था लोगों को कन्विंस करना, लेकिन जब रिजल्ट्स ओरिएंटेड है ना, रिजल्ट्स ड्रिवन है, अब अगर आपको कोई रिजल्ट्स ला के दे रहा है आप तभी उसको पे करेंगे। तो ये चीज़ बहुत आसान है कि अगर आपने किसी बिज़नेस को हेल्प किया है ग्रो करने में, उसके कुछ स्टैट्स आपके पास होंगे, और अगर कोई भी समझदार बिजनेसमैन होगा तो वो इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल नहीं डरेगा अगर उसको रिटर्न्स गारंटीड होंगे। जब वो देखेगा कि रिटर्न्स आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इसको मना करेगा। अगर उसको एक, वो मैं अगेन कहता हूँ कि कोई अपने सर्टेन लाइफस्टाइल के अंदर सेटल डाउन हुआ है और उसको मज़ीद अब कुछ करना नहीं है, उसके लिए मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि उसने एक चीज़ सोच ली कि मेरा ये सर्टेन इनकम बन रही है, जो अपनी कंफर्ट जोन में चला गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को फर्दर ग्रो करने की, मेरी ये चीज़ चल रही है, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो वो आपका ना पोटेंशियल क्लाइंट है ना, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी चाहिए। कंटेंट की क्या गेम है आज के दौर में? कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आपने कंटेंट क्रिएटर्स देखे होंगे आजकल, इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स ही ज़्यादातर ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी जो ब्रांड इंडोर्समेंट्स हैं वो एक्टर्स और म्यूजिशियन से हट के अब इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ आ गई हैं। जिस तरह हम टीवी पे एक ऐड देखते थे एक सॉफ्ट ड्रिंक का या एक चश्मे का, अब वो से उसको दिखेगा जो कि उसका एक्चुअल कंज्यूमर है। तो इसी वजह से अगर मैं किसी एक्टर को या इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता हूँ, मैं उसको इस वजह से फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी कुछ चीज़ें पसंद हैं, तो वो वही चीज़ बेचेगा जो मुझे पसंद होगी। अगर मुझे कोई चश्मे का स्टाइल पसंद है, फॉर एग्जांपल मैं एविएटर पहनना पसंद करता हूँ, तो मुझे 10 ब्रांड्स के एविएटर शो होने शुरू हो जाएंगे। तो यही वाली चीज़ कंटेंट में आती है कि जिसका कंटेंट स्ट्रांग होगा वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एंड कंटेंट क्रिएशन ऐसी फील्ड है अगेन कि आप किसी को देख के नहीं आए, अगर आपके अंदर एक पोटेंशियल है तो आप कंटेंट क्रिएशन करें, वरना आप किसी को हायर कर लें अपने लिए, क्योंकि हर बिजनेस को आजकल कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत है। वी हैव सीन सम लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल, दे हैव देयर ओन डिजिटल विंग्स नाउ, जो कि सिर्फ डिजिटल से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं। और मेनली जो बिजनेसेस हैं, मेरा अपना दोस्त है डाइनर्स का ओनर है, तो उनके ऑलरेडी 114 आउटलेट्स हैं पाकिस्तान और दुबई के अंदर मिला के, लेकिन अब जो उनकी डिजिटल सेल्स है हो सकता है कुछ अर्से बाद उनकी रिटेल सेल्स को क्रॉस कर दें, क्योंकि उनके फिजिकल एक्सपेंस भी ज़्यादा हैं रिटेल आउटलेट्स के ऊपर, और ऑनलाइन के ऊपर उनकी उसी फैक्ट्री से ही डायरेक्ट शिपमेंट्स जा रही होती हैं। तो उन्होंने वही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सेम ओल्ड बिजनेस बहुत पुराना है,
लेकिन उसके अंदर इनोवेशन ले आए। डिजिटल का फ़ायदा ये भी है कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप ज़्यादा एफिशिएंट हैं, आप ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, और आप पैसा भी बचा रहे हैं। जी, मतलब कि अगर आप फिजिकल आउटलेट्स ओवरहेड्स कम कर रहे हैं आप अपने। मतलब अगर आप आउटलेट्स अपने बंद कर रहे हैं तो इवन आपकी बिजली के भी बिल बच रहे हैं, जी। आपके किराए भी बच रहे हैं, आपके सारे मामला बच रहे हैं। अच्छा उज़ैर भाई, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। पाकिस्तानी जेन ज़ी के आजकल के हीरोज़ फैमिली व्लॉगर्स हैं, जबकि अगर आप यूएस के साथ कंपेयर करें या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो उनके हीरोज़ शायद इलॉन मस्क होगा, स्टीव जॉब्स होगा, गूगल का सीईओ होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ होगा। क्या वजह नज़र आती है? अच्छा, इसमें भी नीश है। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं तो ये उन लोगों के आइडियल्स होंगे जो कि शायद इस तरह की फॉरवर्ड एंड ग्रोथ थिंकिंग रखते हों। टिकटॉकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ भी हैं। अभी माइक टायसन का एक मैच हुआ था, तो कुछ लोगों के इन्फ्लुएंसर्स, जो कुछ लोगों की जो इन्फ्लुएंसिंग पावर थी वो वहाँ पे हमें देखने को मिली कि नेटफ्लिक्स जो है वो पहली बार ऐसा हुआ कि वो हैंग हो गया था उस मैच के दौरान कि इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स उस मैच को देख रहे थे। तो टेक्निकली उन्होंने एंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड की हुई है। तो हर एक की अपनी नीश है। उन्होंने किस तरह एक करंट लेवल के बॉक्सर को, एक जेनजी बॉक्सर को एक अपने बूमर या मिलेनियल बॉक्सर से compete करवाया, एंड उन्होंने किस तरह एमैलगमेशन की दोनों ऑडियंसेस की। तो आपने ये चीज़ देखी कि इनोवेटिव चीज़ें देखने को हमें मिली और उसका रिजल्ट पाकिस्तान भी में आया। ऐसा नहीं नज़र आ रहा। जी, कोई ऐसे नहीं है, असल में लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है। अक्सर जो मैंने देखा है काफ़ी जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कुछ कंटेंट क्रिएटर के साथ जो है कोलैब करने में घबरा रहे होते हैं, लेकिन जिनको पता है वो आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के साथ नज़र आ रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि इनकी रीच हमसे कहीं ज़्यादा होगी। हो गई है। ज़रूरी नहीं कि टीवी पे जो बंदा एक ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस से वो डिजिटल पे भी करेगा। डिजिटल पे उसका हो सकता है गेम बिल्कुल ज़ीरो, लेकिन हाँ डिजिटल का अगर गेम उसका बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ है तो उसको पता है कि यही मेरा आगे जाके एक कस्टमर भी बेस बिल्ड कर सकता है, यही आगे जाके जो है अगर मैं कोई एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बनूंगा। क्योंकि देखें अटेंशन इज़ द डिजिटल करेंसी राइट नाउ। जिसके पास जितनी अटेंशन है वो उसको लेके कुछ भी कर सकता है, या तो वो चैनल खोल सकता है या पॉलिटिकल पार्टी रन कर सकता है या खुद एज पॉलिटिशियन बन सकता है। आने वाले टाइम पे आप काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को पॉलिटिकल पोस्ट्स पे देखेंगे जो कि हैवी पोजीशंस पे रन कर रहे होंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो आगे जाके लोगों को लीड करेंगे, मैं ये बोलता हूँ। ये इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी। चाहे आप देख लें अभी दुनिया भर में जितने मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि डक्की भाई किसी ज़माने में हो सकता है शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, यू नेवर नो, जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो एक पोजीशन पे होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी एक इस तरह की कल्ट क्रिएट कर लेंगे। देखिए जो आपका मेंटल डेवलपमेंट होती है ना वो इसी एज के दरमियान होती है, 12 से लेकर 18-17 साल तक की ना। इमरान खान का भी मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि जो उनके वोटर थे ना इनिशियली जो मजाक उड़ाते थे उनका कि इनको तो वोट, इनका तो बच्चे वोट करेंगे, इनके ऑडियंस, इनके वोटर के तो आज तक NIC नहीं बने हुए, उन्होंने उस एज ग्रुप को केटर किया था। जब वो बड़े हुए तो वो एक साथ आपकी एक ऑडियंस बिल्डअप हो गई। तो यही जो फैमिली व्लॉगर्स, हो सकता है कुछ लोग उनको सही नहीं समझते हों, लेकिन आप ये देख लें कि वो एक कल्ट डेवलप कर रहे हैं। यही कल्ट जब बड़ा होगा तो वो इनको जो है लिटरली आपके सामने लाए खड़ा कर देगा कि इसको लीडर मानो। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो यंगर जनरेशन है, आपका जो यूथ है, वो किसको इस टाइम फॉलो कर रहा है अपने अर्ली टीनेज में। माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन ना मेरे ज़हन में पिछले 15 मिनट से घूम रहा है, इतने पॉजिटिव कैसे? ज़रूरी है, रहना पड़ता है क्योंकि आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी है ना। पिछले 1 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर मैंने आपके पास जितने क्वेश्चन थ्रो किए हैं, अगर हम चाहते तो हम, अगर देसी पाकिस्तानी की तरह अगर हम बात करते तो हम उसके ऊपर बड़ा रैंट कर सकते थे, हम बड़ी नेगेटिव बातें कर सकते जी। लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन आपके साथ थ्रो किए आपने पॉजिटिव जवाब दिया उसका। देखिए मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी है और दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है इनफैक्ट, और आप जितने ज़्यादा नेगेटिव या नेगेटिव थॉट्स को अपने सराउंड करते हैं, मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी वैसी हो जाती है और इससे आपके काफ़ी कामों में रुकावट आती है। आप जितना पॉजिटिव रहते हैं या लोगों को तरगीब देते हैं पॉजिटिव रहने की, आपके काफ़ी काम आसान होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास जितने लोग मेरे सामने आके आज तक बैठे हैं ना पॉडकास्ट पे, उनके पास मैंने जो भी कोई क्वेश्चन फेंका है इस तरह का, तो वो उन्होंने उसके खिलाफ ही बात की है, कोई नेगेटिव ही पॉइंट निकाला है, कोई पॉजिटिव उन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाला। और आप पिछले, मेरा ख्याल है हमने कोई अभी 30-40 टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात किया है, यू बीन पॉजिटिव ऑल ओवर। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमारी यूथ को समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। आप जब तक खुद पॉजिटिव नहीं होंगे, ऑब्वियस ही बात है कि आप अपने इर्द गिर्द की वाइब को भी पॉजिटिव नहीं रख सकते। देखिए जब आप सक्सेस में अपने आप को क्रेडिट देते हैं ना, तो फेलियर में भी अपने आप को ही क्रेडिट देना चाहिए। फेलियर के लिए लोगों के पास 10 रीजंस या 10 चीज़ें मेंशन करने के लिए होंगी कि इसकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया, इसकी वजह से तरक्की नहीं कर पाया। हमें ब्लेम करने की आदत है। जी।
हमें एक दूसरे के ऊपर डालने की आदत है। थैंक यू उज़ैर साहब फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। इट वाज रियली अ ग्रेट पॉडकास्ट टुडे। Same here. और मुझे बहुत मज़ा आया। शायद मेरे एक पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ये जो एक कुछ मेरे फेवरेट पॉडकास्ट में से शायद एक ये होगा। Thank you और इट so वाज much. रियली नाइस टॉकिंग टू यू। इट वाज रियली नाइस नोइंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एंड योर एक्सपर्टीज। मुझे उम्मीद है कि दोबारा हम एक नए पॉडकास्ट में और एक Absolutely. डिफरेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप आज के पॉडकास्ट के अंदर उज़ैर हसन की बातों से मुतफिक हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।